हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए पहले तो आज ये बताइए कि एग्ज़ाम तो आने वाला है 20 दिन बाद, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है? मन लग रहा है कि नहीं पढ़ने में? जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको तो बहुत ही टेंशन हो रही होंगी। सबको लग रहा था एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, बट एग्ज़ाम आपका दिसंबर के लास्ट वीक में ही होगा। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जैसा सब आप सबको अब अच्छे से पता होगा कि एग्जाम को देखते हुए आप लोगों के लिए सीरीज जो है चलाई जा रही है। तो आपका जो पेपर 1 है वर्तमान भारतीय समाज, उसकी सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और आपका जो है पेपर 2 जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसकी सीरीज चल रही है। तो इसका आपका 2 क्लास हो चुका है ऑब्जेक्टिव का। आज से हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न का स्टार्ट करने वाले हैं क्लास। और एक सबसे मेन बात, मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोग को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, मैथ में क्या दिक्कत है और इंग्लिश में क्या दिक्कत है। जहाँ तक कि देखा गया है सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों को यही दो सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है। तो मैथ की भी सीरीज स्टार्ट हो गई है और कंप्लीट हो गया है। 2 क्लासेस उसमें हुआ है, आपका एमसीक्यू कराया गया है। हर एक ऑप्शन को आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया गया है। बाकी मैथ के जो है आपका हर साल का जो है पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 6-7 साल का भी पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो भी आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इंग्लिश में भी सेम वही प्रोसेस रहेगा कि आपको पर ईयर के जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी करके बताया जाएगा ताकि आपके छोटे छोटे जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की सीरीज चल रही है, जो कि आपका पेपर नंबर 2 है। ये आपका 50 नंबर का होता है। 50 में 15 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आता है, जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स का होता है। अतिलघु उत्तरीय भी टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। यानी अगर आपका अतिलघु उत्तरीय तैयार है और ऑब्जेक्टिव तैयार है तो आप आसानी से 30 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्लासेस अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है। क्योंकि एक कमेंट से आपको हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो हम अगली क्लास में और अच्छे से जी जान लगा के आपको पढ़ाने की ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के बारे में आप क्या समझते हैं? तो आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, जो आपका भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 क है, उसका संबंध आपका मौलिक कर्तव्य से है। किससे संबंध है आपका? मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, और इसमें आपके कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, और एक बात और देखिएगा कि जो आपका 51 का क है, उसके अंतर्गत जो है आपका हर अभिभावक और संरक्षक को 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं, उन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना भी इस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है। ठीक है, अगर आपसे ये अति लघु में है इसलिए इसको कम शब्दों में लिखना है। अगर ये लघु में आ जाता तो इसको आपको कम से कम 5-6 लाइन लिखना है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के बारे में क्या है। कि जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का है, इसका संबंध मौलिक कर्तव्यों से है और इसमें टोटल आपके 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। ठीक है, और देखिएगा कि 51 क के अंतर्गत हर अभिभावक व संरक्षक को जो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको जो है क्या होता है, शिक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रश्न 2 है, हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। आपका जो हंटर आयोग है, इसके 2 कार्य लिखने हैं। तो देखते हैं, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए हैं। ठीक है, पहला कार्य ये हो गया कि जो आपका हंटर आयोग है, इसने प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया और इसमें विकास और सुधार के लिए सुझाव दिए।
सेकेंड वाला है, इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा। जो आपका हंटर आयोग है, इन्होंने जो है वो जो आपकी भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, इसको ईसाई मिशनरियों को नहीं सौंपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? तो कौन कौन से हैं आपके? एनसीईआरटी है, यूजीसी है, एआईसीटीई है और एनसीटीई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्र की क्या भूमिकाएं हैं? ब्लॉक संसाधन केंद्र को आपको बीसी जो है बीआरसी भी बोलते हैं, बीआरसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपका ब्लॉक संसाधन केंद्र की क्या भूमिका है किसमें? शैक्षिक उन्नयन में। तो विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। यानी जो विकास खंड है वो क्या कराता है कि ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी जो बीआरसी है आपका, उसमें क्या करता है कि आपके जो बेसिक शिक्षक हैं या बेसिक शिक्षक हैं उनके लिए क्या कराता है? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग कराते हैं और कार्यशाला का आयोजन करते हैं और जो शैक्षिक सहायता यानी शिक्षा से संबंधित जितनी भी सहायता है वह उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य यानी जो आपका बीआरसी है, ब्लॉक संसाधन केंद्र है, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना है। ठीक है, समझ में आया होगा? एक बार फिर से समझ लीजिए। आपका जो ब्लॉक संसाधन केंद्र है, यह विकास खंड स्तर पर जो है वो क्या करता है कि जो आपके बेसिक एजुकेशन के जो टीचर्स हैं यानी जो शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण कराते हैं। ठीक है, और आपकी कार्यशाला का आयोजन भी करते हैं, शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराते हैं और जो आपका बीआरसी है यानी ब्लॉक संसाधन केंद्र है, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी शिक्षा को और सुधार करना और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना। ठीक है, ये आपका ब्लॉक संसाधन केंद्र के बारे में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्या क्या सुधार किए? जो आपके लॉर्ड कर्जन है वो प्राथमिक स्तर में क्या क्या शिक्षा से संबंधित सुधार किए हैं, तो देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा संबंधी निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, देखते हैं क्या क्या सुझाव है। पहला है आपका, प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए, साथ ही इनके वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाए। आपके जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने कौन से सुधार किए हैं इसके बारे में लिखना है। तो पहला सुधार इन्होंने ये बताया कि आपके जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं उनको 2 साल का क्या किया जाए? ट्रेनिंग दिया जाए, शिक्षण प्रशिक्षण यानी टीचिंग से संबंधित क्या हो, उनका टीचिंग ट्रेनिंग कराया जाए और यह उनकी वेतन और सेवा शर्तों में भी क्या किया जाए? आपके सुधार किया जाए। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या है। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य उत्तरदायित्व है, अतः इस ओर सरकार के ठोस कदम उठाने चाहिए। यानी जो आपका प्राथमिक शिक्षा है इसका प्रसार यानी प्रचार प्रसार करना यह सरकार का फर्ज है। ठीक, और इसके लिए सरकार को क्या करने चाहिए? ठोस कदम उठाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए एवं इसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए। मतलब कि जहाँ पे जो स्कूल है वहाँ का क्षेत्र की जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षा व सिलेबस को तैयार किया जाए और जो उपयोगी विषय है, जो विषय बहुत ज्यादा उपयोगी है, उसको भी सम्मिलित किया जाए। अगला को देखते हैं टॉपिक, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए एवं इसमें अंग्रेजी को स्थान न दिया जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आपका प्राथमिक शिक्षा है उसका जो माध्यम है यानी उसका जो पढ़ाने का माध्यम है वह भारतीय भाषा हो। ठीक है, मतलब भारतीय भाषा हो और उसमें क्या हो? अंग्रेजी भाषा को स्थान न दिया जाए। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास किया जाए तथा किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए।
तो इसमें कहा गया है कि जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षण विधियां हैं उनमें क्या हो और विकास किया जाए और किस पद्धति या किस प्रणाली का प्रयोग किया जाए, आपके किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो अब आते हैं, ये आपका जो है किसका था, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में यह चारों पॉइंट के जो है पांचों पॉइंट का सुधार दिया था। अब हम आगे का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यानी जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन है इसमें क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें सबसे पहले कौन सा लक्ष्य है, इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा। ठीक, कौन कौन से लक्ष्य है, पहला है आपका नारी समानता के लिए शिक्षा, दूसरा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा। ठीक है, अगला है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। जो आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन है इसमें इन्होंने देखिए कितने सारे लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि नारी को एक समान शिक्षा दी जाए, अनुसूचित जाति है चाहे जनजाति है चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको भी शिक्षा प्रदान की जाए, अल्पसंख्यकों को भी शिक्षा दी जाए, विकलांगों को भी, और प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा और पूर्व बालिकाल परिचर्या एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। ये किसके अंतर्गत था, आपके प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है। आपका जो शिक्षा है उसको किसमें रखा गया है, ऑब्जेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षा जो है उसको संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया। अब इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है। तो देखते हैं, शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण, यानी जो शिक्षा है वह बहुत ही क्या है, व्यापक है, माने बहुत विस्तारित है, बहुत बड़ा है, और जटिल यानी कठिन भी है। ठीक है, स्वरूप के कारण 1976 में, कब 1976 में 42 यानी 42 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा शिक्षा को आपके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपके शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, वो भी 1976 में। ठीक है, और शिक्षा किस में आता है, आपके समवर्ती सूची में आता है। देखते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य केंद्र तथा राज्यों के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर का उन्नयन करना था, यानी ये जो आपका शिक्षा है इसको और प्रगति में लाना या इसकी और उन्नति उन्नति करना उद्देश्य था, और यह बहुत ही मतलब व्यापक यानी बहुत विस्तारित रूप था। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या किए, अपने प्रयासों से इस शिक्षा के स्तर को और उन्नत यानी और प्रगति करेंगे, यही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य था। सबसे पहले तो शिक्षा को संविधान में मतलब कब रखा गया, ठीक है, देखते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वह था कि शिक्षा क्या है, पहले तो व्यापक और जटिल स्वरूप है, इस वजह से इसका उद्देश्य था कि केंद्र और राज्य जो हैं वह मिलकर यानी सम्मिलित होकर अपने समन्वित मतलब दोनों आस पा मतलब कि आपस में या मिलजुल कर क्या करें, प्रयास करें और शिक्षा के स्तर को और उन्नति पर ले जाएं। ठीक है, ये आपके शिक्षा के संविधान में समवर्ती सूची में रखने का या उसका मुख्य उद्देश्य था। और अगला क्वेश्चन है आपका, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ। आपका जो स्कूल चलो अभियान है वह जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ था, तो जुलाई 1996 में शुरू हुआ था। स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ, जुलाई 1996 में। और यहाँ पे एक और देख लीजिएगा, 1 से 8 वर्ष तक, सॉरी एक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिए, और 6 से 14 वर्ष तक के लिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो
जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के व 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? तो देखते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योगों में से वर्ष 2000 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य है। सबसे पहले आप समझ लीजिए बाल श्रम क्या होता है। बाल श्रम मतलब कि वह बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम है, उनसे किसी भी प्रकार का कार्य कराया जा रहा हो, ठीक, चाहे वह जोखिमपूर्ण हो, चाहे वह बिना मतलब विदाउट एनी जोखिम हो। जैसे कुछ बच्चे होटल्स में काम करते हैं, खाना सर्व करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि बाल यानी बच्चों के द्वारा जो श्रम यानी जो मजदूरी कराई जा रही है, उसी को रोकने के लिए यह परियोजना जो है आपका लागू किया गया था। तो आपका जो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है, वह वर्ष 2000 तक में क्या था कि बाल श्रम को समाप्त करना था। यानी जो आपका राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है, उसके अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो घातक उद्योग है, घातक मीन्स होता है कि नुकसान पहुंचाने वाले उद्योग की, तो जो जोखिमपूर्ण कार्य है, जो घातक उद्योग है, उनमें से क्या है कि 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। ठीक है, और बाल श्रम को पूर्ण उन्मूलन यानी बाल श्रम को पूरी तरीके से खत्म करना ही इस परियोजना का एक मात्र लक्ष्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीटीई किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? तो आपका जो सीटीई है वह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, बिना बोझ के शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने की बात की गई है? तो जाहिर सी बात है, बोझ चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, सबके ऊपर होता है। तो आपका जो बोझ होता है वह दो रूप से होता है। पहला तो आपका भौतिक होता है और दूसरा एक होता है मानसिक, यानी एक फिजिकल हो जाता है और एक आपका मतलब मेंटली हो जाता है। ठीक है, तो बोझ के प्रकार दो हैं, एक भौतिक है और एक मानसिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका न्यूपा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आरटीआई आरटीआई का पूरा नाम बताइए। तो आरटीआई का जो फुल फॉर्म है वो है राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो आपका जो शिक्षा है उसको जो है समवर्ती सूची में रखा गया। कब रखा गया है ये भी आप लोग को पता होगा, 1976 में और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो कोठारी आयोग का गठन आपके 14 जुलाई 1964 को हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष आपके प्रोफेसर डीएस कोठारी जी थे। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये सब क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आता है तो हमारे लिए इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और हमें कुछ न कुछ तो पढ़ा रहता है, तो ऑप्शन देखते ही याद हो जाता है। लेकिन अगर अति लघु में दिया होता है तो हमारे लिए परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया रहता है और आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है। इसलिए चीजों को बार बार रिपीट करिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से यह माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जो कोठारी आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन थे? आपके प्रोफेसर डीएस कोठारी जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो मैंने जहां तक है आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया है कि जो आपका समवर्ती सूची होता है इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या करते हैं, विषयों पे कानून बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? संविधान के 42वें संविधान संशोधन में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। तो कौन है वो विचारक? आपके फ्रॉबेल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो आपका जो प्रयोजनवाद है वह ईश्वरीय सत्ता पे क्या है, वह आस्था नहीं रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न शिक्षण विधि के जनक आपके सुकरात जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृति को आपके दूसरे जो है नाम से जाना जाता है, वह नाम है आपका भौतिकवाद। प्रकृति को अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है आपका भौतिकवाद। ठीक, अगला क्वेश्चन। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? तो कब किया था? 1839 में। इसमें आपका दो क्वेश्चन बनता है कि फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? 1839 में। यह भी पूछ सकता है कि किंडरगार्टन किसने प्रारंभ किया? तो फ्रॉबेल ने कब किया? 1839 में किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका जो राज्य शिक्षा संस्थान है वह इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका जो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान पूछा जाए तो आपका वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन। मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? आपके लखनऊ में है। ठीक, अगला क्वेश्चन। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जो राज्य परियोजना कार्यालय है वह लखनऊ में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। सी मैट कहाँ है? तो आपका जो सी मैट है वह इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। यस सी ई आर टी का पूरा नाम बताइए। ये जो है आपका यस सी ई आर टी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और फिर अगला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए। ये सब लिखने को आ सकता है। एनसीईआरटी का पूरा नाम सेम वही है, बस राष्ट्र की जगह आपका शैक्षिक, सॉरी, राज्य की जगह आपका राष्ट्रीय हो जाएगा। यस से स्टेट होता है तो उसको हिंदी में राज्य बोलते हैं। यन से नेशनल, तो यन का यहाँ पे राष्ट्रीय हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं। यस सी ई आर टी का पूरा नाम क्या है? तो यस सी आर टी का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक, अगला क्वेश्चन है। यन सी ई आर टी का पूरा नाम, तो यन से नेशनल, इसलिए जो है इसका सेम वही है, बस यस से राज्य हो जाएगा यानी स्टेट से राज्य, यन से नेशनल यानी राष्ट्रीय। ठीक, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ? यानी आपका जो एस सी ई आर टी है उसका गठन कब हुआ? तो उसका गठन आपका कब हुआ है? 1981 में हुआ है। ठीक, और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान यानी आपका जो एनसीईआरटी है उसका गठन कब हुआ? आपके 1961 में हुआ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट क्लास में।